देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अन्ना पर अटैक और आतंकवादियों पर दोस्ताना रवैया, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी लगातार, अगर आप देखें तो जिस वक्त ओसामा बिन लादेन मारा गया तो उस समय सबसे ज़्यादा विलाप अगर किसी ने किया था तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इन्हीं महासचिव जी ने किया था। और आज जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जी का आंदोलन, अन्ना हजारे जी की आवाज़ को वो नहीं दबा पाए, तो अनर्गल दुष्प्रचार और आरोप प्रत्यारोप के रास्ते पे चल करके इस पूरे के पूरे मुहिम को की हवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी या उनकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि उनके भ्रष्टाचार का जहाज पूरी तरह से डूब चुका है और डूबने के कगार पर है। कई लोग जो भ्रष्टाचार के जहाज से, डूबते हुए जहाज से निकल करके भागने की फिराक में है, उसमें अगर दिग्विजय सिंह जी पे अपना नाम लिखा लें तो अन्ना के कोप से भी बचेंगे और देश की जनता के कोप से भी बच जाएंगे। उनका दूसरा तो राष्ट्रपति बनाए। कांग्रेस पार्टी अपने वित्त मंत्री की जासूसी करते करते बीजेपी की कब से जासूसी करने लगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि आज तक जिस तरह से वित्त मंत्री के जासूसी के जेम्स बॉन्ड का पता नहीं चला, उसी तरह से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को खोजना पड़ेगा कि उनका इस पूरी की पूरी जासूसी का जेम्स बॉन्ड कौन है। हमने अभी तक जिस बारे में विचार भी नहीं किया, उस विचार को उनके दिमाग की, उनके जो शैतानी दिमाग की उपज कहाँ से निकल आई कि वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी घोषित करने लगे और राष्ट्रपति के उम्मीदवार को समर्थन और विरोध भी अभी तय करने लगे। सर, दिग्विजय सिंह एक तरफ अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ माणिक राव जाकर के मिल रहे हैं अन्ना हजारे से, ये कांग्रेस की कैसी रणनीति? देखिए, मुझे लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज जो है वो चौतरफा भ्रष्टाचार में जिस तरह से घिर चुकी है कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, उसके बाद वो इस तरह के जो हवा हवाई फार्मूले और हवा हवाई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, और कभी मिलने का कभी सिलसिला, कभी मिलाने का सिलसिला, कभी माफ़ी का सिलसिला, कभी गाली का सिलसिला, ये उनका चलता रहेगा। सर, उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने आज 600 करोड़ से ज़्यादा की कई योजनाएं एक साथ शुरू कर दी, शिलान्यास कर दिया। तो क्या ये चुनावी स्टंट है या उन्हें अचानक याद आई योजनाओं की? देखिए, मुझे लगता है कि अब मायावती जी के भ्रष्टाचार का सिंहासन और उसके चारों पाए पूरी तरह से हिल चुके हैं और इन 4.5 सालों में उन्होंने उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता उनसे सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब लेने के लिए तैयार है, सवाल पूछ रही है। अब जब इस सवाल को सुन करके उनका घबराना स्वाभाविक है और इसीलिए कभी वो आरक्षण का झुंझुना लेकर के खड़ी हो जाती हैं, कभी जो है वो करोड़ों के योजनाओं का लॉलीपॉप दिखाती हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के झुंझुने और इस तरह के लॉलीपॉप से वो सत्ता न तो दोबारा काबिज हो सकती है, न सत्ता अपनी बचा सकती हैं, बल्कि उन्हें अब जो है वो अपने अरबों रुपए के अपने कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार में शामिल वो और उनसे जुड़े हुए लोगों का आने वाले दिनों में जो कानूनी प्रक्रिया के बाद हश्र होने वाला है, उसकी चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। अब बहुत कुछ हो चुका, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया और इसीलिए मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि उनके भी कई महारथी और कई उनके सहयोगी, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है, कई महारथी जो है वो तिहाड़ जेल आने वाले हैं। इसलिए तिहाड़ जेल के बगल में कहीं तिहाड़ जेल एनेक्सी बना देनी चाहिए, क्योंकि तिहाड़ जेल एनेक्सी की ज़रूरत बहुत पड़ेगी अभी। सर, 2 दिन बाद समर्थन मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वाभिमान, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध के खात्मे और उत्तर प्रदेश की अपराध और भ्रष्टाचार की हिस्ट्री शीटर सरकार को उत्तर प्रदेश के सत्ता से तड़ी पार करने के लिए जन स्वाभिमान यात्रा निकल रही है। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी अपराधी होता है और किसी भी ज़िले में, किसी भी मोहल्ले में होता है तो उसकी हिस्ट्री शीट लिख दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश में इस समय अपराध और भ्रष्टाचार की हिस्ट्री शीटर सरकार है और उस हिस्ट्री शीटर सरकार को उत्तर प्रदेश के सिंहासन से तड़ीपार करने के लिए, बेदखल करने के लिए, उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज लाने के लिए, कुशासन के खात्मे के लिए जन स्वाभिमान यात्रा निकल रही है।
ये 5000 किलोमीटर की लगभग यात्रा होगी, 370 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और लगभग 6.5 करोड़ मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाएगी। उसी के बीच में आदरणीय आडवाणी जी की जन चेतना यात्रा भी उत्तर प्रदेश में आएगी और 13 तारीख को जब काशी से कलराज जी की जन स्वाभिमान यात्रा निकल रही होगी तो उसको तिलक लगा करके आडवाणी जी और जोशी जी उसको वहाँ से रवाना करेंगे। और इसी तरह से मथुरा से जन स्वाभिमान यात्रा जो राजनाथ जी निकालने वाले हैं, उस समय सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी और शरद यादव जी और वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये दोनों यात्राएं 17 नवंबर को अयोध्या में विजय संकल्प समागम के साथ खत्म होगी और उसी के साथ भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में शंखनाद होगा। जन चेतना यात्रा निश्चित तौर से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी, एक व्यापक और एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के माध्यम से हो रही है जिनका पूरा के पूरा राजनीतिक जीवन बेदाग राजनीतिक जीवन है। निश्चित तौर से मैं मानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछले 6 सालों में लगभग 383 से ज़्यादा बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ आंदोलन किए, उन सब का ये एक पूरा जिस्ट होगा, पूरा एक लबोलबाब होगा और ये यात्रा लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब होगी कि जो इस समय केंद्र की सरकार है वो भ्रष्टाचार में डूबी ही नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की संरक्षक और भ्रष्टाचार की प्रायोजक सरकार है। सर, ये संजीव भट्ट को समर्थन दे रही है पूरा आईपीएस एसोसिएशन जो गुजरात के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है संजीव भट्ट के समर्थन में। क्या आप समझते हैं कि अगर एक तरफ अधिकारशाही पूरे सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ लड़ने में तैयार हैं? मैं मानता हूं कि देखिए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ ऑफिसर्स के कंडक्ट हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो उसके तहत, और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं उन इश्यूज को किस तरह डील करना है, मुझे लगता है कानून के दायरे में वो सही तरह के सही दिशा में डील किया जा रहा है। थैंक यू सर।